नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपने पति से बेइंतहा जलन और नफ़रत करती थी और इसी जलन और नफ़रत की आग में उसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को झोंक दिया। दोस्तों, जिस आर्टिफिशियल बुद्धि को कंट्रोल करके एक महिला दुनिया को नई राह दिखाती है, वह खुद अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पाई और अपने ही बच्चे की कातिल बन गई। वह मासूम बच्चा जो केवल यह जानता था, प्यार तो शायद वह होता है जो माँ बाप मुझसे करते हैं, और जिसे अभी दुनियादारी, पति पत्नी, तलाक, जिंदगी और मौत के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। इसी मासूम बच्चे की माँ थी सूचना सेठ नाम की महिला। सूचना, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि पर काम करती थी। दूसरे शब्दों में उसे एआई कंपनी की फाउंडर भी कहा जा सकता है। वह अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने मासूम बच्चे की ही कातिल बन गई। एक छोटा बच्चा जिसके लिए माँ बाप का प्यार ही पूरी दुनिया होती है, वही प्यार कब खून का प्यासा हो जाएगा, वह इस बारे में कभी सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि वह आर्टिफिशियल दुनिया का कोई रोबोटिक दिमाग वाला बच्चा नहीं था, बल्कि वह इंसानी बच्चा था। दोस्तों, लेकिन जब पति पत्नी का झगड़ा और अपने पति के लिए एक बीबी की नफ़रत इतनी अधिक हो गई कि उसकी जलन में एक मासूम को जलना पड़ा, और अंत में वही मासूम उस इंसानी दिमाग और कृत्रिम दिमाग की लड़ाई के बीच पिस गया। वही माँ जो उस बच्चे को अपने छाती से चिपकाकर कभी सुलाती थी, वही बच्चा उसी माँ के साथ बिस्तर पर कई घंटों तक लेटा तो रहा, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं, सांसें थम चुकी थीं, जिस्म ठंडा पड़ चुका था। वहीं उसकी माँ के दिलो दिमाग में चीख पुकार मची हुई थी। उसे अपने पति से उस बच्चे को मिलवाना ना पड़े, इसलिए वह माँ अपने मरे हुए बच्चे की लाश को हमेशा के लिए अपने साथ रखने को तैयार हो गई। सूचना सेठ ने आखिर ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कत्ल के बाद कातिल लाश को ठिकाने लगाने के अलग अलग तरीके चुनते रहे हैं, परंतु अपने बेटे, जो कि केवल 4 साल का था, कि कत्ल की आरोपी सूचना सेठ का तरीका इन सब से बिल्कुल अलग था। इतना अलग कि बेटे को जान से मारने के बाद अगले 22 घंटे तक वो जिस बेड पर उसके बेटे की लाश पड़ी थी, गोवा में होटल के कमरे में उसी बेड पर लेटी और बैठी रही। इतना ही नहीं, जब होटल छोड़ने का समय आया तो उस समय उसने अपने हाथों से अपने बेटे की लाश को बहुत संभाल कर बैग के अंदर रखा। लाश के ऊपर खिलौना रखा, खिलौनों के ऊपर उसके कपड़े रखे, कपड़ों के ऊपर फिर बाकी बचे खिलौने रखे। इसके बाद बैग में सबसे आखिर में सबसे ऊपर अपने कपड़े रखे, और इतना सब करने के बाद उसी बैग के साथ वह गोवा से बेंगलुरु जाने के लिए कैब में सवार हो गई। वह अपने बेटे को अपने साथ बेंगलुरु के अपने उसी घर में ले जाना चाहती थी जिस घर में वह रहा करती थी। जब वह घर पहुंच गई, तब भी वह अपने बेटे की लाश को अपने घर में ही रखना चाहती थी, उस समय तक जब तक कि इस लाश का सच बाहर नहीं आ जाता, क्योंकि यह उसकी जिद थी कि उसका बेटा हमेशा उसी के साथ रहेगा। और इस साथ रहने वाली बात ने ही गोवा पुलिस को इतना हैरान और परेशान कर दिया कि अब गोवा पुलिस ने फैसला किया कि सूचना सेठ से आगे की सारी पूछताछ किसी मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी में ही की जाएगी। वास्तव में गोवा पुलिस इस सवाल का जवाब नहीं तलाश पा रही थी कि सूचना अपने बेटे की लाश के साथ क्या करने वाली थी। शुरुआती 6 दिनों तक पुलिस हिरासत में गोवा पुलिस ने हर तरीके से सूचना सेठ के दिमाग में झांकने की कोशिश कर ली, उसकी जुबान खुलवाने की कोशिश कर ली, लेकिन सूचना पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही थी। इसी शिकायत के साथ गोवा पुलिस 6 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद और ज़्यादा दिनों की पुलिस हिरासत की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची, जहां अदालत ने गोवा पुलिस की अर्जी मंजूर करते हुए सूचना को 5 और दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। लेकिन इसी दौरान गोवा पुलिस ने कोर्ट में जो जानकारी दी, उस जानकारी के मुताबिक इस पूरी कहानी में कुछ नई चीज़ें सामने आईं। तो दोस्तों, सुनिए पूरे देश को हैरान और बेचैन कर देने वाली 4 साल के एक बच्चे की उसी की माँ के हाथों हुए कत्ल की कहानी का हर एक पहलू। बेंगलुरु की एक फैमिली कोर्ट ने आदेश किया था कि सूचना के बच्चे का पिता हर संडे उससे मिल सकेगा, लेकिन फिर भी आखिरी 5 संडे को
सूचना ने अपने बेटे को उसके पिता से नहीं मिलने दिया था। बाप बेटे की अंतिम मुलाकात 10 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित एक कैफे में हुई थी। लेकिन इसके बाद जब भी रविवार को वेंकटरमन अपने बेटे से मिलने गया, सूचना ने उसे उससे मिलने नहीं दिया। 5 रविवार के गुजर जाने के बाद सूचना को भी महसूस हुआ कि फैमिली कोर्ट के आदेश की इस तरह अवहेलना करना उनके केस के लिए सही नहीं रहेगा। वास्तव में बात यह थी कि तलाक के साथ साथ सूचना और वेंकटरमन दोनों ने बच्चे की कस्टडी की भी अदालत में अर्जी डाल रखी थी। इसी के बाद एक सोची समझी साजिश के तहत 5 जनवरी यानी शुक्रवार को सूचना ने वेंकटरमन को टेक्स्ट मैसेज किया। वह मैसेज यह था कि 7 जनवरी यानी कि संडे को बेंगलुरु के ही एक पते पर सुबह 10 बजे वह अपने बेटे से मिल सकता है। सूचना ने वह पता भी टेक्स्ट किया था। टेक्स्ट पढ़ने के बाद वेंकटरमन 7 जनवरी संडे के सुबह 10 बजे से पहले ही लिखे हुए पते पर पहुंच गया। वेंकटरमन ने करीब घंटा भर इंतजार किया, परंतु सूचना अपने बेटे को लेकर नहीं आई। और तो और इस दौरान उसने उसके टेक्स्ट और मेल का भी जवाब नहीं दिया। वेंकटरमन जब वापस अपने घर लौटा तो वहां से भी उसने सूचना को टेक्स्ट और मेल किया। दरअसल बात यह थी कि दोनों के बीच सारी बातचीत टेक्स्ट के माध्यम से ही होती थी, क्योंकि मामला कोर्ट में था और टेक्स्ट आगे चलकर सबूत बन सकते थे। लेकिन सूचना ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। संयोग से 7 जनवरी यानी संडे की शाम को ही वेंकटरमन को काम के सिलसिले में इंडोनेशिया रवाना होना पड़ा। उसने फ़्लाइट की टिकट पहले से बुक की हुई थी, इसलिए वह शाम को बेंगलुरु से जकार्ता निकल पड़ा। वह इस बात से अनजान था कि सूचना उसके बेटे को लेकर संडे से एक दिन पहले ही बेंगलुरु से गोवा जा चुकी थी। सूचना सेठ ने 5 जनवरी को वेंकटरमन को जानबूझकर टेक्स्ट किया था कि 7 जनवरी को वो बेटे से मिलने आ सकता है, लेकिन उसने पहले ही अपने प्लान के तहत 6 जनवरी को गोवा की फ़्लाइट टिकट और होटल की बुकिंग करा रखी थी। 6 जनवरी की रात की फ़्लाइट से वो बेंगलुरु से गोवा पहुंचती है। गोवा पहुंचकर रात 11:30 बजे सूचना नॉर्थ गोवा के द सोल बनियान ग्रैंडे होटल में चेक इन करती है। उसने होटल 10 जनवरी की तक के लिए बुक किया था, जिसका मतलब यह था कि अगले 4 दिनों तक उसे गोवा में ही रहना था। परंतु गोवा में चेक इन करने के केवल 2 से ढाई घंटे बाद ही रात करीब 2 बजे के आसपास सूचना अपने बेटे का कत्ल कर देती है। इतना खौफनाक काम करने के बाद पूरी रात वो उसी बिस्तर पर लेटी रहती है जिस पर उसके जिगर के टुकड़े की लाश पड़ी थी। अगले दिन भी पूरे समय सूचना कमरे में ही रही। एक बार भी वह कमरे या होटल से बाहर नहीं गई। यहाँ तक कि उसने खाने पीने के लिए एक बार भी रूम सर्विस तक को कॉल नहीं किया। वह और कोई दिन नहीं बल्कि वही रविवार का दिन था जिस रविवार को वेंकटरमन को अपने बेटे से मिलवाने के लिए सूचना ने 5 जनवरी को मैसेज भेजा था। इससे यह साफ था कि उसने अपने बेटे का कत्ल संडे के दिन ही किया था। रविवार को पूरे दिन उसके मोबाइल पर सिर्फ और सिर्फ सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच वेंकटरमन का ही मैसेज आया था। वेंकटरमन तब तक बेंगलुरु में सूचना के बताए एड्रेस पर खड़ा बेटे से मिलने का इंतजार कर रहा था। पूरा संडे होटल के कमरे में गुजारने के बाद रात करीब 11 बजे सूचना ने पहली बार अपने रूम से रिसेप्शन पर फ़ोन किया। सूचना ने किसी ज़रूरी काम से फ़ौरन बेंगलुरु लौटने की बात कहते हुए बेंगलुरु तक के लिए एक कैब बुक करने के लिए कहा था, जबकि होटल की बुकिंग 10 जनवरी तक के लिए थी। पर सिर्फ एक रात होटल में गुजारने के बाद अगली ही रात सूचना ने होटल से चेकआउट कर दिया। चेकआउट से पहले 22 घंटे तक सूचना जब अपने बेटे की लाश के साथ कमरे में थी तब उसने 3 काम किए। पहला, उसने कत्ल के बाद एक कागज़ पर 2 लाइनें लिखी थीं। कोर्ट ने जो मेरे पति को मेरे बेटे से मिलने का ऑर्डर जारी किया है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। इसके बाद उसने इसी दौरान एक और चीज़ लिखा, मैं काफ़ी गिल्टी और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही हूँ। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसे उसके बाप से मिलते नहीं देख सकती। इन्हीं 22 घंटों में ही इसके बाद एक बार उसने कमरे के अंदर ही
कैंची से अपनी कलाई की नसें काटकर मरने की कोशिश भी की, परंतु उसकी यह कोशिश पूरी ना हो सकी। सूचना ने जैसे ही 8 जनवरी को सुबह चेकआउट किया, पुलिस को शक हो गया और पुलिस ने कैब ड्राइवर के जरिए सूचना को बेंगलुरु जाने के रास्ते में पकड़ने का प्लान बनाया। चेकआउट करने के बाद 8 जनवरी की सुबह पुलिस को शक हो चुका था। इसी के बाद कैब ड्राइवर के जरिए सूचना को बेंगलुरु जाने के रास्ते में ही पकड़ने की प्लानिंग की गई और ड्राइवर की मदद से दोपहर करीब 12 बजे के आसपास कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के आई मंगला पुलिस स्टेशन में सूचना को हिरासत में भी ले लिया गया। चश्मदीद कैब ड्राइवर के मुताबिक जब आई मंगला पुलिस ने सूचना का बैग खोलने के लिए कहा, तब भी वह बिल्कुल शांत थी। आई मंगला पुलिस सूचना से ही बैग में रखे कपड़े और खिलौने हटाने को कह रही थी। सूचना ने वो कपड़े और खिलौने हटाए भी, लेकिन आखिर में जिन कपड़ों के नीचे उसके बेटे की लाश थी, उस कपड़े को उसने नहीं हटाए। मजबूरन पुलिस को वो कपड़े हटाने पड़े। लाश देखकर पुलिस ने पहला सवाल सूचना से यही पूछा कि ये कौन है। जवाब में सूचना ने कहा, ये मेरा बेटा है। चेहरे पर तब भी उसके कोई शिकन नहीं था। गोवा पुलिस का कहना था कि शुरुआत से ही पूछताछ में सूचना इस बात से इनकार करती रही है कि उसने अपने बेटे का कत्ल किया। उसका कहना था कि रात बेटे के साथ सोई, सुबह उठी तो बेटा मर चुका था। इतना ही नहीं, जब पहली बार सूचना और वेंकटरमन की कलगुंट पुलिस स्टेशन में पुलिस की मौजूदगी में आमने सामने मुलाकात हुई, तब 15 मिनट की इस मुलाकात के दौरान वेंकटरमन ने सूचना से पहला सवाल ही यही पूछा कि तुमने हमारे बेटे को क्यों मारा। तब भी सूचना का यही जवाब था कि उसने ऐसा नहीं किया। यानी सूचना ने वेंकटरमन को भी वही जवाब दिया जो अब तक वो पुलिस से कहती आ रही थी। इस मुलाकात के दौरान जो लगभग 15 मिनट की थी, सूचना वेंकटरमन से झगड़ती रही। सूचना ने कहा कि इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो, लेकिन गोवा पुलिस ने जब भी उसके बेटे की लाश को बैग में रखने और बेंगलुरु ले जाने की वजह पूछी तो वो सिर्फ एक ही जवाब देती, मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। सूचना के इसी जवाब ने गोवा पुलिस को परेशान कर रखा था। गोवा पुलिस के सूत्र इस बात से इनकार नहीं कर रहे थे कि सूचना अपने बेटे की लाश को बेंगलुरु ले जाकर अपने घर पे ही अपने साथ रखती, पर गोवा पुलिस ऑन रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि उसकी क्या वजह हो सकती है। अगर ऐसी बात है तो सूचना के दिमागी हालत को लेकर शक पैदा होगा और अदालत में उसे इसका भरपूर कानूनी फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए इससे बचते हुए गोवा पुलिस ने सूचना से पूछताछ मनोचिकित्सक की मौजूदगी में ही की।